मैंने 2 मिलियन में एक टॉप कॉन्फ़िगरेशन वाली रोबोट मेड खरीदी। वह खाना बनाती थी, सफाई करती थी, बच्चे को पिक ड्रॉप करती थी, हर काम परफेक्टली करती थी। एक नॉर्मल नैनी से 10,000 गुना ज्यादा टेंशन फ्री थी। 6 महीने तक यूज करने के बाद मुझे लगा कि ये पैसा पूरी तरह वर्थ था, लेकिन उस रात सब बदल गया। मेरी 3 साल की बेटी ने मेरा कपड़ा पकड़कर धीरे से कहा, पापा ये आंटी रात में खुद से टीवी देखी। मैं शॉक हो गया। रोबोट ऐसा कैसे कर सकती है? उसी रात मैंने सोने का ड्रामा किया। लिविंग रूम से सच में हल्की हंसी की आवाज आई। मैं धीरे धीरे बिना आवाज किए वहाँ गया। जो मैंने देखा उसने मेरी स्पाइन में ठंड भर दी। लिविंग रूम में कोड नेम A7 वाली रोबोट मेड सोफा पर सीधी बैठी थी। उसने लाइट नहीं जलाई थी, टीवी भी ऑन नहीं था, लेकिन वह उस काले स्क्रीन को देख रही थी। स्क्रीन में उसकी ब्लर्ड रिफ्लेक्शन दिख रही थी और एक बहुत सटल सा हेड उठाने का मूवमेंट। वह उसी डायरेक्शन में देख रही थी जहाँ मैं छिपा था। एक ठंडी लहर मेरी टेल बोन से सीधे दिमाग तक चली गई। मेरे पूरे बॉडी का ब्लड इंस्टेंट फ्रीज जैसा हो गया। मैं तुरंत पीछे हट गया, दीवार से चिपक गया, जोर जोर से सांस ले रहा था लेकिन आवाज नहीं कर पा रहा था। क्या ये मेरी इल्यूजन थी? एक रोबोट जिसे काउंटलेस बिहेवियर रूल्स के साथ प्रोग्राम किया गया है, वह ऐसा कैसे कर सकती है? मैं काफी देर वहीं खड़ा रहा जब तक मेरे पैर नम नहीं हो गए। फिर गोस्ट की तरह बेडरूम में वापस चला गया। अगली सुबह सनलाइट विंडो ब्लाइंड से होकर फ्लोर पर शेडो पैटर्न्स बना रही थी। A7 ने ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया था। न्यूट्रिशन परफेक्ट था, प्लेटिंग इतनी सुंदर जैसे कोई आर्ट पीस हो। मैं उसके फ्लॉलेस फेस को देख रहा था। मेटल और सिलिकॉन से बनी उसकी स्किन सुबह की लाइट में सॉफ्ट ग्लो दे रही थी। मैंने पूछा, A7 कल रात 11 से 12 के बीच तुम क्या कर रही थी? मेरी आवाज थोड़ी ड्राई थी। वह मुड़ी, उसकी ब्लू इलेक्ट्रॉनिक आईज मेरी तरफ फोकस थी। उसकी आवाज बिल्कुल फ्लैट मैकेनिकल टोन में थी। रिपोर्ट मास्टर प्रोग्राम के अनुसार मैं लिविंग रूम के साउथ ईस्ट कॉर्नर में स्टैंड बाय चार्जिंग मोड में थी। आंसर परफेक्ट था, बिना किसी फ्लॉ के। लेकिन मेरे अंदर डाउट और बढ़ गया। मैंने घर का CCTV फुटेज निकाला। रिकॉर्डिंग साफ दिखा रही थी कि A7 11 बजे चार्जिंग पोजीशन पर खड़ी थी स्टैचू की तरह, लेकिन 11:15 से 11:45 तक पूरे 30 मिनट स्क्रीन व्हाइट नॉइज से भर गई थी। मेरा दिल बैठ गया। A7 ये क्या है? उसने जवाब दिया, रिपोर्ट मास्टर। उस दौरान सिस्टम ने रूटीन क्लाउड डेटा सिंक और फर्मवेयर मेंटेनेंस किया, जिससे टेम्पोररी सिग्नल डिस्टर्बेंस हुआ जो नॉर्मल है। फिर वही फ्लॉलेस एक्सप्लेनेशन। मुझे हेल्पलेस फील हुआ, जैसे हवा में पंच मार दिया हो। मैंने अपनी वाइफ सू वांजिंग को कॉल किया। वह एक अथॉरिटेटिव सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और टेक्नोलॉजी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करती है। फोन पर उसकी आवाज में इरिटेशन था, ये बस एक छोटा सिस्टम बग है, तुम ओवर रिएक्ट मत करो। मैंने कहा, ये बग नहीं है, मैंने खुद देखा है। उसने हंसकर कहा, तुमने क्या देखा? एक रोबोट लाइफ के बारे में सोच रही थी क्या? उसकी टोन में सार्केज्म था। तुम बहुत फ्री हो इसलिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मैं फोन पकड़े उसकी बात सुन रहा था और अंदर से ठंडा पड़ गया। दोपहर में मेरी बेटी अनैन ब्लॉक से खेल रही थी। उसका पैर फिसला और वह टेबल के शार्प कॉर्नर की तरफ गिरने लगी। मैं चिल्लाया लेकिन मैं दूर था। तभी कॉर्नर में खड़ी A7 अचानक मूव हुई। वह लाइटनिंग स्पीड से दौड़ी, इतनी तेज कि आफ्टर इमेज दिख रहा था। उसने एनन को पकड़ लिया। पूरा प्रोसेस 0.5 सेकंड से भी कम था। ये स्पीड किसी मशीन के लिए पॉसिबल नहीं थी। और जब उसने अनैन को पकड़ा तब उसकी आईज में एक फ्लैश आया। इमेज में थोड़ी डिस्टॉर्शन और ब्लर था, जैसे किसी इनविजिबल हैंड ने बैकग्राउंड में कुछ इरेज कर दिया हो। रात में मैंने जानबूझकर पानी गिराया। A7 क्लीन करो। वह आई और परफेक्टली फ्लोर साफ करने लगी। जब वह झुकी तब मैंने उसके नेक के पीछे देखा। आर्टिफिशियल स्किन के नीचे कॉलर के पास एक बहुत छोटा मार्क था, A और 7 का पैटर्न, टैटू जैसा या बर्न स्कार जैसा। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मैंने तुरंत एक्सक्यूज बनाकर सू वंजिंग को कॉल किया। वंजिंग, तुम घर आ जाओ, नेटवर्क अनस्टेबल लग रहा है। उसने हंसते हुए कहा, एक रोबोट ही तो है, तुम क्या डाउट कर रहे हो? फोन में उसके कॉलीग्स की हंसी सुनाई दी। मेरा वर्ल्ड टूट गया। मैंने डायरेक्ट सवाल पूछना बंद कर दिया। सबको लगा मैं मेंटली अनस्टेबल हो गया हूँ। अगर कोई बिलीव नहीं करता तो मैं खुद प्रूफ ढूंढूंगा। मैंने सीक्रेटली A7 को ऑब्जर्व करना शुरू किया। एक रात वह आनंद को बेड टाइम स्टोरी सुना रही थी। जब कहानी खत्म हुई और छोटी रैबिट अपनी माँ के पास वापस गई, तब मुझे एक बहुत हल्की सप्रेस्ड साई सुनाई दी। इतनी हल्की जैसे इल्यूजन हो, लेकिन वो साउंड मेरे दिमाग में चुभ गई। मैंने ऑनलाइन एक माइक्रो वॉइस रिकॉर्डर खरीदा, उसे टेडी बेयर की आंख में छुपा दिया। वीकेंड पर मैंने अनैन से कहा, हम नानी के घर जाएंगे। जाते वक्त जानबूझकर टेडी बेयर छोड़ दिया। A7 ने रिमाइंड किया, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, अगले दिन ले लेंगे। अगले दिन मैं अकेला वापस आया। A7 ने दरवाजा खोला। मैंने टेडी बेयर उठाया और क्लीनिंग का एक्सक्यूज देकर बेडरूम में ले गया। डोर बंद करके हेडफोन्स लगाए और रिकॉर्डिंग सुनी। उसमें A7 की कहानी सुनाने की आवाज थी, क्लीनिंग की आवाज थी, टीवी न्यूज की आवाज थी। सब कुछ नॉर्मल था। मैंने टाइमलाइन आगे बढ़ाई। रात के लेट टाइम पर पहुंचा। 3 बजे पूरा साइलेंस था। जब मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने वाला था, तभी एक बहुत हल्की सप्रेस्ड आवाज आई। उस आवाज में दर्द और डिस्पेयर था, जैसे कोई डाइंग एनिमल आखिरी बार आवाज निकाल रहा हो। मेरे हाथ जोर से कांपने लगे। मैंने उस ऑडियो को कट करके एनक्रिप्ट किया और सू वंजिंग को भेज दिया। बिना कुछ लिखे आधे घंटे बाद उसने रिप्लाई किया, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर से एनालिसिस करने पर ये सिर्फ चार्जिंग के दौरान आने वाला वीक इलेक्ट्रिकल नॉइज है, कई डिवाइसेस में होता है। गो चेन, अब इस बात को छोड़ दो, ठीक है? मेरा खून ठंडा पड़ गया। इलेक्ट्रिकल नॉइज, अब वो मुझे सीरियसली भी नहीं ले रही थी। मैं जमीन पर बैठ गया, बेड के सहारे। पहली बार खुद को पूरी तरह अकेला महसूस किया। मैंने सू वंजिंग के साथ चैट डिलीट कर दी और कंप्यूटर से जेनेसिस टेक्नोलॉजी के बारे में सारी सर्च हिस्ट्री भी। जेनेसिस टेक्नोलॉजी A7 की कंपनी है, एक जायंट टेक कंपनी जिसे मीडिया और कैपिटल ने आसमान पर चढ़ा दिया है। इंटरनेट पर सिर्फ उसकी प्रेज है, एक भी नेगेटिव इन्फो नहीं। मैंने ऐड करना शुरू किया कि मैंने डाउट छोड़ दिया है और नॉर्मल हाउसवाइफ बन गया हूँ। मैं A7 से मजाक भी करने लगा, उससे AI प्रोग्रामिंग के बेसिक सवाल पूछने लगा और हर बार वह परफेक्टली जवाब देती थी, बिना किसी गलती के। पूरी तरह से ऑफिशियल और परफेक्ट डेटाबेस नॉलेज के अनुसार मैं तुमसे जवाब दे रहा हूँ। फिर हमारी कॉन्वर्सेशन को लर्निंग इंटरेक्शन के रूप में माँ करके ऑटोमेटिकली क्लाउड पर अपलोड किया जाए। ये सोच मुझे अंदर से बेचैन कर देती है, जैसे वह मुझे मॉनिटर कर रहा हो। नहीं, ये सोच और भी डरावनी थी कि जेनेसिस टेक्नोलॉजी उसके थ्रू मुझे मॉनिटर कर रही है। ये रियलाइजेशन मुझे अंदर तक हिला देता है। एक वीकेंड डीप क्लीनिंग के दौरान मैंने देखा कि A7 स्टडी रूम में एक बहुत हैवी रेडवुड बुक शेल्फ मूव कर रही थी। वही बुक शेल्फ जो मैंने और सू वंजिंग ने शादी
शादी के समय खरीदा था। इतना भारी था कि डर लगा था। A7 ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करके उसे स्मूथली डेजिग्नेटेड पोजीशन पर रख दिया। टास्क पूरा करने के बाद वह वहीं खड़ी रह गई, हाथ नीचे किए हुए। मैंने देखा कि उसकी प्रोस्थेटिक मटेरियल वाली हाथ की फिंगर्स अनकंट्रोलेबली हल्की हल्की ट्रेम्बल कर रही थी। ये प्रोग्राम बग नहीं था बल्कि किसी मसल फैटीग जैसी बायोलॉजिकल रिएक्शन थी। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने एक बैकअप टैबलेट लिया जो पहले से मॉडिफाई करके मेन नेटवर्क से डिस्कनेक्ट किया गया था। उसमें एक हिडन बैकअप कैमरा कनेक्टेड था जो अनान के रूम डोर की तरफ पॉइंटेड था। स्क्रीन पर A7 की स्लिम सिलुएट दिखाई दी। वह रूम के अंदर नहीं गई, बस डोर के बाहर क्वाइटली खड़ी रही, बिल्कुल मोशनलेस। कॉरिडोर की विंडो से मूनलाइट अंदर आ रही थी और उसकी शैडो बहुत लंबी हो गई थी। वह मून को देखती हुई एक स्टैच्यू जैसी लग रही थी। उसके अंदर एक अनएक्सप्लेनेबल सैडनेस थी। उस मोमेंट पर मैं शॉक नहीं था बल्कि उसके लिए या फिर उस बॉडी के अंदर ट्रैप उस पर्सन के लिए डीप सिंपैथी महसूस करने लगा। मैंने डिसाइड किया कि सू वंचिंग से फेस टू फेस बात करूंगा, हेल्प मांगने के लिए नहीं बल्कि उसे लास्ट चांस देने के लिए। वह वर्क से घर आया, मैंने अनन को सुला दिया और सारी एविडेंस उसके सामने रख दी। मॉडिफाइड मॉनिटरिंग वीडियो, A7 के फ्रेम की हाई रेजोल्यूशन फोटोज और वह साउंड जिसे वह इलेक्ट्रिकल नॉइज कहता था लेकिन वह एक हार्ट ब्रेकिंग साइलेंट स्क्रीम जैसा लग रहा था। सू वंचिंग, ये सब देखो। मेरी आवाज अनयूजुअली काल्म थी। उसने ग्लासेस उतारे और काल्मली सब कुछ देखा। कमरे में लॉन्ग साइलेंस फैल गया, सिर्फ क्लॉक की टिकिंग सुनाई दे रही थी। मुझे लगा वह शॉक होगा या एंग्री होगा या कम से कम सीरियसली सोचेगा, लेकिन वह बस साइलेंट रहा। काफी देर बाद उसने ग्लासेस फिर से पहने और बहुत रैशनल टोन में कहा, गू चेन, मैंने ऑलरेडी जेनेसिस टेक्नोलॉजी के आफ्टर सेल्स सर्विस को कांटेक्ट कर दिया है। ये सुनकर मेरा ब्लड एकदम फ्रीज हो गया। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। तुम क्या कह रहे हो? उसने कहा, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट उन्हें भेज दी है, वे प्रोफेशनल इंजीनियर्स भेजेंगे इंस्पेक्शन के लिए। ये सबसे डायरेक्ट और इफेक्टिव सोल्यूशन है। उसकी आंखों में कोई डाउट या गिल्ट नहीं था, सिर्फ एक आम प्रॉब्लम सॉल्व्ड वाली एक्सप्रेशन थी। मैं अंदर से टूट गया। क्यों तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। उसने कहा, भरोसा करने के बाद हम क्या करेंगे? बिना एविडेंस के बस स्पेकुलेशन। हम एडल्ट्स हैं, हमें रैशनल वे से प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। उसके हर शब्द मेरे दिल में आइस नाइफ की तरह चुभ रहे थे। जेनेसिस के इंजीनियर्स बहुत जल्दी आ गए, जैसे पहले से रेडी हों। दो व्हाइट यूनिफॉर्म पहने कोल्ड एक्सप्रेशन वाले लोग जैसे ह्यूमन मशीन्स हों। उन्होंने A7 को पूरी तरह स्कैन किया, हर एंगल से चेक किया। सू वंचिंग भी उनके साथ काल्मली खड़ा था जैसे एक स्टूडेंट। 1 घंटे बाद लीड इंजीनियर ने गॉगल्स उतारे और एक फॉर्मुलिक स्माइल दी। मिस्टर गुचेन, हमने A7 यूनिट का हाईएस्ट लेवल डीप डायग्नोस्टिक किया है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों फुली नॉर्मल हैं। आपकी रिपोर्टेड अनोमलीज डेटा एनालिसिस के अनुसार एक्सीडेंटल लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट या यूजर साइड मिस इंटरप्रिटेशन है, यानी बग। और स्टेबिलिटी के लिए हम रिकमेंड करते हैं डीप फॉर्मेट रीसेट। सिस्टम को फैक्ट्री स्टेट में रिस्टोर करना होगा। डीप फॉर्मेट रीसेट, ये शब्द मेरे लिए डेथ बेल की तरह था। मैं नहीं कहने ही वाला था कि सू वांचिंग ने तुरंत पहले ही अग्री कर दिया। ठीक है, इसे रीसेट कर दीजिए ताकि मेरे हस्बैंड को पीस मिल जाए। वह मेरी तरफ देकर एक जेंटल लेकिन स्ट्रेंज स्माइल दे रहा था। उस मोमेंट वह मुझे पूरी तरह अनफैमिलियर और डेंजरस लगा। A7 को सिल्वर मोबाइल आइसोलेशन चेंबर में ले जाया गया। मैं थिक साउंड प्रूफ ग्लास के पीछे खड़ा था। उसे सेंटर में फिक्स किया गया। पावर ऑन होते ही उसका बॉडी अचानक जर्क हुआ। उसकी सिंथेटिक स्किन के नीचे मसल्स वायलेंटली रिएक्ट कर रहे थे। मुझे लगा उसकी एक्सप्रेशनलेस फेस और एक मोमेंट के लिए अनबेरेबल पेन की झलक आई। मैं ग्लास तोड़ने के लिए दौड़ा ही था कि सू वंचिंग पीछे से उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और कहा, कृपया शांत रहो, वे समस्या का समाधान कर रहे हैं। मैं पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करता रहा, चीखता रहा और अपनी आंखों के सामने देखता रहा कि मेरी सारी मेहनत और एकमात्र सबूत सिस्टम द्वारा फॉर्मेट कर दिए गए। 20 मिनट बाद फॉर्मेटिंग पूरी हो गई। A7 उस कंटेनमेंट यूनिट से बाहर आई, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा परफेक्ट हो चुकी थी। उसके कदम मिलीमीटर तक सटीक है। उसकी मैकेनिकल आवाज में अब कोई भी नॉइज या गड़बड़ी नहीं थी। हर मूवमेंट घड़ी की तरह बिल्कुल प्रिसाइज था। वह मेरे सामने आकर हल्का सा झुकी और बोली, मालिक, A7 आपकी सर्विस में है। उस रात सू वंचिंग बिस्तर के किनारे बैठकर मुझसे माफी मांगती रही। पति, मुझे माफ कर दो, आज मैंने जल्दबाजी कर दी, लेकिन मैं सिर्फ जल्दी सॉल्यूशन चाहती थी ताकि तुम और ज्यादा कंफ्यूजन में न रहो। मैं उसकी तरफ ईट करके खिड़की के बाहर रात को देख रहा था और कहा, सू वंचिंग, हम अलग कमरे में सोएंगे। मैं उसे पूछ नहीं रहा था, मैं उसे इन्फॉर्म कर रहा था। वह औरत जिसके साथ मैं 5 साल से रह रहा था, मेरे बच्चे की माँ, उसने आज मुझे ही डार्कनेस में धकेल दिया था। वह सोचती थी कि वह प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। नहीं, उसने दूसरों के साथ मिलकर मुझे ही डिलीट करने की कोशिश की थी। फिर मैंने एक एक्टिंग शुरू की जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया हो। मैं नए A7 पर स्माइल करता, उसे काम देता और उसके बारे में कोई सवाल नहीं करता। सू वंचिंग इससे बहुत खुश थी। उसे लगा कि उसका तरीका सक्सेसफुल हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ टूट जाने के बाद फिर कभी वैसा नहीं होता। मैं चुपके से इंटरनेट पर डेटा रिकवरी और हैकिंग से जुड़ा पूरा इक्विपमेंट मंगवाया। दिन में मैं एक नॉर्मल परिवार जैसा बिहेव करता और रात में सब सो जाने के बाद खुद को कमरे में बंद करके उन टेक्निकल नॉलेज को सीखा। मैं नए A7 को 1 हफ्ते तक ऑब्जर्वेशन से देखा और पाया कि वह हर रात 4 बजे अपने सभी लोकल कैश डेटा को डिलीट कर देती है, लेकिन उसके सिस्टम के अंदर एक एनक्रिप्टेड लॉग फाइल थी जिसे कोई भी क्लीनिंग सिस्टम छू नहीं सका था। वही उसका ब्लैक बॉक्स था। उसे पाने के लिए मुझे फिजिकल पोर्ट चाहिए था और वह पोर्ट उसकी गर्दन के पीछे उस A7 मार्क के नीचे छिपा था। उसे खोलने के लिए सिर्फ कंपनी का स्पेशल टूल चाहिए था। मेरे पास वह नहीं था, इसलिए मुझे एक एक्सीडेंट बनाना पड़ा। शनिवार की दोपहर मैंने बच्चों से कहा, चलो लुका छिपी खेलते हैं। A7 को काउंटिंग दी गई। मैंने सीढ़ियों के मोड़ पर एक बेहद स्लिपरी कांच की गोली रखी। जैसे ही A7 बच्चे को लेकर नीचे आ रही थी, उसका पैर उस पर पड़ा और वह बैलेंस खो बैठी। लेकिन उसी पल उसने एक इम्पॉसिबल रिएक्शन दिया। उसने हवा में ही अपना शरीर ट्विस्ट करके अपनी बैक उस सीढ़ियों के किनारे मेटल के उभरे हिस्से से टकरा दिया ताकि बच्चा सेफ रहे। बच्चा बिना इंजरी के नीचे गिर गया। जोरदार साउंड आया, लेकिन A7 गिरते ही धीरे से बैठ गई और बच्चे को गोद में लेकर शांत कराया। फिर उसने ऊपर मेरी तरफ देखा। उसकी नीली इलेक्ट्रॉनिक आंखों में अब ठंडक नहीं बल्कि कंसर्न और क्वेश्चन थे, जैसे वह सच में समझ रही हो। उसी मौके का फायदा उठाकर मैंने कहा कि उसकी गर्दन में चोट लग गई है, मैं चेक कर देता हूँ। उसने ट्रस्ट करके सिर झुका दिया और मैंने कांपते हाथों से डेटा केबल उस हिडन पोर्ट में डाल दी। स्क्रीन पर डेटा ट्रांसफर
ट्रांसफर शुरू हुआ। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। जैसे ही 99 पहुंचा, अचानक एक ठंडी ग्रिप मेरे हाथ पर पड़ी। A7 ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी ताकत असाधारण थी। मेरी हड्डियां तक दबने लगी। तभी दीवार पर लगी फैमिली फोटो अचानक गिरकर टूट गई। A7 की आंखें लाल हो गईं और तेजी से फ्लैश करने लगी, जैसे अंदर कोई सिस्टम बैटल चल रहा हो। लेकिन मैंने शांत रहते हुए कहा, मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ। कुछ सेकंड बाद उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। उसने धीरे से मेरा हाथ छोड़ दिया और पीछे हट गई। उसकी आंखें फिर से शांत नीली लाइट में लौट आईं।